हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो आज हमारा जो टॉपिक है इस क्लास का वो है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स उस बेस पर करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले बच्चों वेपर प्रेशर क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, एक क्लोज कंटेनर में किसी लिक्विड्स को भर लेता हूँ। किसी लिक्विड को कर लिया हमने बच्चों, इसमें भर दिया। होगा क्या कि देखो, जो ही हमारे पास लिक्विड है, जो उसके मॉलिक्यूल जो उस वाली सरफेस पर होते हैं, किस पर, सबसे अपर सरफेस पर जो हमारे क्या होंगे, इस मॉलिक्यूल होंगे इस लिक्विड के, उनकी एनर्जी क्या होती है और मॉलिक्यूल से ज़्यादा होती है। तो वो क्या कर जाते हैं बच्चों, इवेपरेट कर जाते हैं। क्या करते हैं, इवेपरेट। होगा क्या, जिस टाइम इवेपरेशन हो रहा होगा तो कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होंगे जो वापिस आ रहे होंगे, यानी कि इवेपरेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है। लेकिन इवेपरेशंस का रेट जो होता है स्टार्टिंग में क्या होता है, ज़्यादा होता है किसके रेट से, कंडेंसेशन के रेट से। फिर क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पर इवेपरेशन और कंडेंसेशन का जो रेट है वो बच्चों क्या हो जाता है, इक्वल। यानी कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि रेट ऑफ इवेपरेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के। यानी कि जो अपर सरफेस के हमारे क्या हैं, सबसे टॉप लेपर जो सरफेस दिखाई दे रही है, इस पर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, इवेपरेट हो जाते हैं। कुछ मॉलिक्यूल क्या हो रहे होंगे, कंडेंस हो रहे होंगे। तो स्टार्टिंग में इवेपरेशन का जो रेट होगा वो हाई होगा और कंडेंसेशन का रेट जो होगा कम होगा। अब एक कंडीशन ऐसी आती है, जब टाइम ऐसा आता है जब इन दोनों का रेट बराबर हो जाएगा। जो आपको ये लेवल दिखाई दे रहा है, इस कंडीशंस पर जो लेवल होगा वो लिक्विड लेवल कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट, ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो यानी कि जो वेपर्स इस दीवारों पर क्या कर रहे होंगे, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसी को बच्चों बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो क्या बताया मैंने, वेपर प्रेशर क्या है, तो सिंपल, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, वेपर प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्लियर है इतनी बात। तो क्या बताया मैंने कि जो भी वेपर्स इस दीवारों पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं किसमें, इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस, उसे हम बच्चों क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। अब ये वेपर प्रेशर डिफरेंट लिक्विड्स का डिफरेंट होता है। यानी कि जो वेपर प्रेशर है बच्चों, ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। दो फैक्टर कौन कौन से, एक होता है हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड और दूसरा होता है हमारे पास टेम्परेचर। दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक नेचर ऑफ द लिक्विड पर और दूसरा बच्चों किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर। फटाफट लिखें तो देखते हैं कैसे डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं किसकी, नेचर की बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं, नेचर की। तो टेम्परेचर को मैंने सेम लिया हुआ है, नेचर डिफरेंट है। मैं एग्जांपल के तौर पर एक ले लेता हूँ, डाई इथाइल ईथर ले लिया मैंने, जैसे C2H5O C2H5, और दूसरा मैंने ले लिया इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है बच्चों। तो नेचर ऑफ द लिक्विड की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेचर ऑफ लिक्विड में सिंपल सी बात है, बी या जिसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, यानी कि जिसके जितने कम, या जिस कह सकते हो जिसके जितने वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे, यानी कि जितने इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होंगे, वीक होंगे, उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होती है उसकी क्या बनने की, वेपर। यानी कि जो C2H5OH आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है इसके वेपर प्रेशर से। यानी वेपर प्रेशर ऑफ
C2H5O C2H5 ज़्यादा होता है किससे बच्चों, C2H5OH से। उसका रीज़न है क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी कि ये कह सकते हैं जिस लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगे, वो उतना ज़्यादा वेपर्स में कन्वर्ट होगा और उसका वेपर प्रेशर बच्चों उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है इतनी बात। तो पहला मैंने क्या बताया, नेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करता है। एक बात और ध्यान रखनी है कि जिस भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ये ध्यान रखना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसका वेपर प्रेशर कम। ठीक है बच्चों। अब जैसे मैंने लिक्विड ले लिया अपना वाटर, ठीक है भाई। अब वाटर क्या हुआ, H2O इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है, H2O गैस, ये लिक्विड है, दूसरी तरफ हमारा क्या है, गैस है। ठीक है, दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो इसमें जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, P के, और यही हमारा क्या होता है बच्चों, वेपर प्रेशर। क्या होता है बच्चों, वेपर प्रेशर। इसको हम एक्वस टेंशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका जो आपका वेपर प्रेशर होता है वो 23.8 टॉर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 23.8 टॉर के। क्लियर है इतनी बात। तो मैंने क्या बताया, अगर हम लिक्विड एज ए वाटर ले लेते हैं तो उसका जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, P के, यानी कि वेपर प्रेशर के। दूसरी बात, अब अगर आप जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है, ये जो प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है कैसा है बच्चों, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। कैसा है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस में हम जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शंस में। यानी कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है K भी बढ़ेगा, क्योंकि रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शंस में जाएगी, ज़्यादा वेपर्स कन्वर्ट होंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा। यानी कि जो K है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस है, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंस हो गया। अब दूसरी बात, अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो आपने पढ़ा था लीचटेलियस प्रिंसिपल में कि प्रेशर बढ़ाने पर उधर जाता है जिधर उसका वॉल्यूम कम हो। तो यानी कि किस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। टेम्परेचर डायरेक्शन बढ़ाने में जा रहा है फॉरवर्ड में, क्योंकि एक ऐसी रिएक्शन है बच्चों एंडोथर्मिक। लेकिन अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं तो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिधर वॉल्यूम क्या हो, कम। तो लिक्विड का वॉल्यूम कम है किससे, गैस से, तो किस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ये अगर हम वाटर लेते हैं तो वाटर में जो K है वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंसी रख रहा है, तो आपका वेपर प्रेशर भी टेम्परेचर पर क्या कर रहा है बच्चों, डिपेंड कर रहा है। तो हमारा दूसरा पॉइंट हो गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। जिनका वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, और जिनके स्ट्रॉन्ग होते हैं उनका वेपर प्रेशर कम होता है। फटाफट लिखें, बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास एक इक्वेशंस थी, log 10 K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा H0 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये हमारे पास थी। ठीक है भाई, ये K1 है जब टेम्परेचर T1 है और K2 है जब टेम्परेचर T2 है। तो अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर पर क्या डिपेंड कर रहा है, वेपर प्रेशर। ठीक है भाई, हमने पढ़ा था कि अगर K1 और K2 की बात करें तो K1 और K2, अभी आपने देखा वाटर के लिए जो Kp है वो कितना था, वेपर प्रेशर, यानी कि किसके इक्वल था, P के। हाँ है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि K1/K2 इज इक्वल टू P1/P2 लिख सकता हूँ। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ रखूँ तो कितना आ जाएगा, P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा H0 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। अगर आपको डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट प्रेशर्स दिया हुआ है तो आप किसी भी चीज़ को निकाल सकते हैं, और इसको बच्चे बोलते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन।
ठीक है बच्चों, क्लियर होगी बात। तो मैंने क्या बताया कि वेपर प्रेशर क्या है। वेपर प्रेशर आप सिंपल सा ध्यान रखेंगे कि जो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वेपर्स इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस, उसको हम बोल रहे हैं वेपर प्रेशर। दूसरी बात, वेपर प्रेशर दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। पहला फैक्टर आपका हुआ क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यानी कि नेचर ऑफ द लिक्विड। जितना वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा वेपर प्रेशर बच्चों उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर भी वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज कर रहा है। और दूसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर बच्चों उतना ही कम होगा। ठीक है, इतनी बात फटाफट लिखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब बच्चों हमारे पास आता है कि वेपर प्रेशर हम किसके लिए देखें, वेपर प्रेशर फॉर या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। और इसको हम राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया कि अब हमारे पास है कि अगर हमारे पास दो लिक्विड हैं, दो मिक्सेबल लिक्विड्स हैं जो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, उनके लिए अब हम क्या निकाल रहे हैं, वेपर प्रेशर्स। तो एक साइंटिस्ट थे, कौन, राउल्ट्स। उन्होंने एक बात बोली कि अगर मैं एक कंटेनर लेता हूं और उसके अंदर मैंने दो लिक्विड ले लिए, क्या ले लिए, दो लिक्विड हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चों, यानी कि हमने क्या लिए हुए हैं, दो लिक्विड हैं A एंड B, इमर्सिबल लिक्विड है। ठीक है, और इनके जो भी वेपर्स क्या कर रहे होंगे, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, वही इसका क्या होगा बच्चों, वेपर प्रेशर होगा इक्विलिब्रियम कंडीशंस में। तो अगर मैं वेपर प्रेशर लिखूं तो क्या लिखूंगा, इन द सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ, कह सकते हैं वेपर प्रेशर of the component, vapor pressure of the component in the solution at a given temperature, is equal to the product of mole fraction of the component and vapor pressure of component in pure state। तो राउल्ट्स ने क्या बताया कि जो भी वेपर प्रेशर आपका होता है वो मोल फ्रैक्शन और उसके प्योर सोलवेंट के केस में या प्योर स्टेट के केस में जो भी प्रेशर होगा उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अगर मैंने दो इमिसिबल लिक्विड लिए हैं और XA एंड ये दोनों क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B, ठीक है, और P0A एंड P0B इनके क्या है, वेपर प्रेशर है इन प्योर स्टेट में दोनों। तो ये क्या बोलता है कि जो भी प्रेशर होगा वो मोल फ्रैक्शन और उसके वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये वेपर प्रेशर किस स्टेट में है, प्योर स्टेट में। ये वेपर प्रेशर कब होगा, जब आप उसे मिक्स कर रहे हैं। और ये हो जाएगा, तो टोटल वेपर प्रेशर हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, PA प्लस PB, यानी कि XA P0A XB P0B। तो राउल्ट्स ने बताया कि किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इक्वल होता है उसके प्रोडक्ट के, किस किस के प्रोडक्ट की, मोल फ्रैक्शन और उस कंपोनेंट के प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता है उन दोनों के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। जितना ज़्यादा वो कंपोनेंट होगा उतना ही होगा। आप इसे भी कह सकते हैं ऐसे कि जो भी वेपर प्रेशर है इज प्रोपोर्शनल टू, क्या बोल सकते हो, मोल फ्रैक्शन।
और इस प्रोपोर्शनल साइन को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इससे। आप ऐसे भी बोल सकते हो। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि जो भी हमारा वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। क्लियर है इतनी बात? देखते हैं आगे। तो हमारे पास P इजिकल टू क्या हो गया बच्चों, P इजिकल टू हमारे पास आ गया कितना, PA प्लस PB, यानी कि कितना आया अभी, ये आया हमारे पास P नोट A XA और P नोट B XB। ये हमारे पास टोटल क्या हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस वैल्यू को बच्चों मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो P इजिकल टू क्या आ जाएगा, P नोट A XA प्लस P नोट B 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A। क्लियर है इतनी बात? ऐसे भी हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये। अब अगर मैं इसके ग्राफ की बात करता हूँ तो मैं एक तरफ क्या ले रहा हूँ, वेपर प्रेशर, और दूसरी तरफ मोल फ्रैक्शन। क्या ले रहे हैं, एक तरफ हम वेपर प्रेशर को ले रहे हैं, दूसरी तरफ हम मोल फ्रैक्शन को ले रहे हैं। इधर हमारा क्या है बच्चों, वेपर प्रेशर, और इधर हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A मैंने 1 मान लिया, तो B का मोल फ्रैक्शन आपको पता ही है 0 है। अगर A के 1 होगा तो दूसरी बात है 0 होगा। दूसरी तरफ क्या लिया, A को मैंने 0, तो दूसरी तरफ B की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है बच्चों, अब जब मोल फ्रैक्शन A का 1 है, इसमें आप वैल्यू रखें या इसमें रख दें, जब मोल फ्रैक्शन A का 1 है तो ये वाली चीज़ तो खत्म हो जाएगी। यानी कि जब मोल फ्रैक्शन A का 1 है और B का 0 है तो हमारा जो प्रेशर होगा वो बच्चों कितना होगा, P नोट A होगा। और यानी कि P नोट A आप कहीं भी मान सकते हैं, कहीं यहाँ ले लिया P नोट A। क्लियर है इतनी बात? अब अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन A का 0 है और B का बच्चों 1 है तो हमारे पास प्रेशर कितना होगा, तो आप इसमें रख के देखिए तो आएगा, इसको मैं मान लेता हूँ कहीं। क्लियर है बात? अब एक स्टेट रिलेशन दिख रहा है, दोनों को आप क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर है इतनी बात? अब अगर देखें तो जैसे जैसे मैं इधर से इधर बढ़ रहा हूँ तो P नोट A की वैल्यू इस जगह क्या है, 0 है, यहाँ पर है मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, मोल फ्रैक्शन A है बच्चों, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कितना है, A का 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका प्रेशर 0 होगा। तो कुछ ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। क्यों? कि जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब इसका उल्टा सोचें उस वाले केस में, तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे B के मोल फ्रैक्शंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसके अंदर जो हमने देखा उससे हमें 4 बातें समझ में आती हैं। 4 बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है कि हमने जो राउल्ट्स लॉ देखा, इस राउल्ट्स लॉ में हमने सबसे पहले ये देखा कि ये जो आपके सॉल्यूशन है, सबसे पहली बात ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। क्या होंगे, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, यानी कि इसकी पूरे होमोजीनियस मिक्सचर, पूरे सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी वो हर जगह यूनिफॉर्म होनी चाहिए। पहली बात होमोजीनियस मिक्सचर होगा। दूसरी बात कि जैसे जैसे हम ध्यान से देखो कि अगर जैसे जैसे हम इसके मोल फ्रैक्शंस को बढ़ाते चले जा रहे हैं, वेपर प्रेशर भी क्या हुआ, बढ़ रहा है। यानी कि मोल फ्रैक्शन, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इंक्रीज होते हैं, क्या हो रहे हैं, कंपोनेंट इंक्रीज होंगे, तो भाई वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरी बात। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये भी जो भी सॉल्यूशंस हैं वो सारे सॉल्यूशंस आइडियल सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, यानी कि जितने भी आइडियल सॉल्यूशन है वो सारे कैसे फॉलो कर रहे होंगे, राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहे होंगे। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जिन दो डिफरेंट लिक्विड्स को हम अगर मिक्स करते हैं तो उन्हें मिक्स करने पर उनके वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो, यानी कि डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होनी चाहिए बच्चों, 0। यानी कि अगर आपने ए और बी को मिलाया तो मिलाने पर ऐसा ना हो कि इनके वॉल्यूम में चेंजेस हो जाए। दूसरी बात, उनको मिलाने पर ना कोई हीट इवोल्व हो, ना हीट कोई एब्जॉर्ब हो, यानी कि एंथैल्पी में चेंज 0 हो, यानी कि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होनी चाहिए, 0। तो ये 3 बात होगी। चौथी बात कि हम क्या कर सकते हैं
इसकी हेल्प से जो हमारे पास निकल के आया है, हम इसकी हेल्प से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज। जो वेपर फेज में हमारे पास मोल फ्रैक्शन है वो हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी देखें कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसे करते हैं, फटाफट लिखें। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी, ग्राफ भी समझ में आ गया और ये चार मेरी बातें भी आ गई होंगी कि होमोजीनियस है, वोलेटाइल कंपोनेंट्स है और आइडियल सॉल्यूशन है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज में हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। फटाफट लिखें, बढ़ते हैं आगे। तो हमारे पास कैसे हम निकाल पा रहे हैं? देखो अभी मैं अगर बात करता हूँ किसकी? पी की। तो हमारे पास जो भी प्रेशर है, मोल फ्रैक्शंस तो आपको पता ही है क्या होते हैं। मैंने वाई ए, ध्यान से सुनना, पहले मैं आपको मेंशन कर दूँ, रिलेशंस देख रहे हैं हम। तो हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन है ये किस में है? तो ये हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट है लिक्विड फेज में। कैसे है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड फेज। ठीक है बच्चों, इन लिक्विड फेज। और मैंने जो वाई ए और ये लिए हैं, ये दोनों क्या हैं? मोल फ्रैक्शन है किस में? इन वेपर फेज में। ठीक है, ये वेपर फेज में और वो किस में है? हमारे पास इसमें है। ठीक है भाई, इतनी बात। अब देखो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, अभी मैंने आपको दिखाया था। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? पी ए अपॉन पी टोटल, हाँ या ना? या ऐसे लिख सकता हूँ पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी। क्लियर है बात? इतनी बात तो क्लियर होगी कि मैं क्या लिख सकता हूँ? मोल फ्रैक्शन हमारे कितना होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। क्लियर है इतनी बात? पी ए को क्या लिख सकते हो बच्चों आप? पी ए को आप लिख सकते हो हमारे पास कितना? पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ। लिख सकते हो ऐसे, हाँ या ना? अब मोल फ्रैक्शन ऑफ पी की जगह आप क्या लिख सकते हो बच्चों? तो अभी मैंने आपको बताया था इन दोनों का जो सम होता है वो बच्चों क्या होता है? 1। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस दिस। तो मैं इसको यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी नॉट बी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी नॉट बी 1 माइनस, मैंने इसको क्या कर दिया है? उल्टा कर दिया। ऐसे में तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना? क्लियर है इतनी बात? अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी नॉट ए इसके नीचे लिख देता हूँ और पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। और या इसको आप ऐसे करें, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इसको ताकि मल्टीप्लाई में आसानी हो। आप ऐसे कर लें थोड़ा, क्लियर है? ऐसे लिख सकते हैं। उससे क्या होगा? इन दोनों में कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों? इन दोनों में से मैंने किसको कॉमन ले लिया? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को। तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो क्या है कि अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों? हम क्या निकालना चाह रहे हैं मैं आपको बता दूं। हम रिलेशंस निकालना चाह रहे हैं किस किस के बीच में? मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन लिक्विड फेज और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज। इन दोनों में हम क्या करना चाह रहे हैं? रिलेट करना चाह रहे हैं। तो मैंने क्या लिखा? y इज इक्वल टू दिस, पी टोटल हमारे पास क्या होता है बच्चों? पी ए प्लस पी बी। फिर मैंने इन दोनों के फॉर्मूले खोले जो अभी राउल्ट्स लॉ से आए थे और उसमें मैंने इस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की जगह लिख दिया 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इतनी बात क्लियर होगी? क्या मैं इसको अब इसके नीचे और इसके नीचे लिख सकता हूँ? पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट, इसके नीचे भी लिख दिया और इसके नीचे भी।
तो इससे ये क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। तो क्या बचा आपका 1 पी नोट ए माइनस पी नोट बी अपॉन पी नोट ए प्लस क्लियर है इतनी बात। इस वाले टर्म को मैं इधर भेज दे रहा हूं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/a। अब देखो ये है, इधर जब ये इधर जाएगा तो ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस। हाँ या ना, क्लियर है इतनी बात, क्लियर है यहाँ तक सबको। आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1/, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस माइनस क्या बना दिया, प्लस। क्लियर है। अब इसको दो सबके नीचे भेज दे रहा हूँ, क्योंकि 1/, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा पी नोट ए पी नोट बी प्लस, जब ये जाएगा तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, तो ये आ गया आपके पास। ये आपका क्या हुआ, रिलेशन किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड फेज इन वेपर फेज। क्लियर है इतनी बात। अगर आप देखो किस किस के बीच में, अगर मैं इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। फटाफट लिखें इसको, फिर मैं इसको ग्राफ को बना रहा हूं। तो ग्राफ की अगर बात कर रहे हैं तो क्या बनेगा, तो हमारे पास जो ग्राफ होगा अगर देखें तो 1/, इसके बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बच्चों ग्राफ आएगा। कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे आ रहा है, तो आपके पास y इज इक्वल टू, अगर आप देखें आपने एक क्वेश्चन पढ़ी थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसके अंदर जो m होता है बच्चों वो स्लोप होता है, और जो c होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। और स्लोप हमारा क्या है, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका स्लोप है। क्या है स्लोप, स्लोप हो गया आपका दिस, और इंटरसेप्ट आपका क्या हो गया, ठीक है बच्चों। अगर आप ग्राफ की बात करें तो एक तरफ ले लिया दिस 1/, और एक बार ले लिया ये। ठीक है भाई, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है तो बात क्लियर है कि क्लीनर इक्वेशंस हमारे पास है। हमारे पास ये स्लोप हो गया और ये इंटरसेप्ट कहीं पॉजिटिव है यहाँ होगा, तो ये आपका इंटरसेप्ट हो गया और स्लोप आपका। क्लियर है इतनी बात। तो ये हमने क्या देखा, राउल्ट्स लॉ की हेल्प से हमने क्या निकाल दिया, एक रिलेशंस बना लिया किस किस के बीच में, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन लिक्विड फेज और मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन वेपर फेज। इतनी बात क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। तो हम दूसरा रिलेशंस देख रहे हैं किसके बीच में, टोटल वेपर प्रेशर एंड mole fraction of component, mole fraction of component in vapor phase। ठीक है बच्चों, तो किस किस के बीच में आप रिलेशंस देख रहे हैं, तो हमारे पास जो रिलेशंस है वो टोटल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शंस में है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं अभी देखूं जैसे लिखा था तो मेरे पास ये तो था PA/P टोटल, ये था बच्चों। तो मैं इसकी जगह क्या ये लिख सकता हूँ, अभी लिखा था, ठीक है। और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P नोट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A, P नोट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A, P नोट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। क्लियर है इतनी बात। और मैंने अभी बताया कि दोनों मोल फ्रैक्शन जो होते हैं उनका सम हमेशा 1 होता है। तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं या नहीं, हाँ या ना, तो फटाफट इसकी जगह लिख दीजिए तो आ जाएगा
ठीक है बच्चों, आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे यहाँ से आएगा ये पी नोट ए एक्स से, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर है इतनी बात। तो मैंने क्या करा, सिंपल मल्टीप्लाई करिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, इज इक्वल टू पी नोट ए। क्लियर है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को निकालना चाह रहा हूं। तो क्या करें, इन सभी को हम उधर ले आ सकते हैं, जिससे हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यानी कि मैंने क्या करा, मैंने सिंपल इसमें मल्टीप्लाई करी है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस वाले टर्म को इधर रखता हूँ, इन तीनों टर्म को उधर भेज देता हूँ। किस किस को, तो ये हो गया आपके पास, ऐसे आप लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। ये उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, और ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। क्लियर है इतनी बात। तो मैं इस पूरे में से किसको कॉमन ले सकता हूं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को मैं बच्चों क्या को ले सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं। तो क्या बचेगा, पी नॉट ए, यहां से क्या बचेगा, क्लियर है। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आ गया, तो ये आ गया। क्लियर है यहाँ तक। तो मैंने कुछ नहीं करा अभी इसमें, सिर्फ अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को निकाला है। क्लियर है इतनी बात। क्या करा, हमारे पास क्या नाम, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज हो गया प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर की जगह क्या लिखा बच्चों, पी ए प्लस पी बी, ठीक है। फिर वहाँ पर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ दोनों फॉर्म लिखे, मोल फ्रैक्शन की जगह लिख दिया 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ये निकला। अब इसे निकालने का फायदा क्या है, कि जो आपको दिखाई दे रहा है इस वाले से, ये आपके पास है पी ए अपॉन पी टोटल, ठीक है बच्चों। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पी नोट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन पी टोटल। क्लियर है या नहीं। तो मैंने क्या करा, मैं यहाँ से पी टोटल निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन पी टोटल इज इक्वल टू, इसको बस नीचे भेज दिया और कुछ नहीं करा, इतना लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू को यहाँ से रख दो, इसकी वैल्यू को यहाँ से फटाफट लिखें, फिर मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो ये हमारा रिलेशन बन जाएगा, रख देते हैं फटाफट उसमें। तो क्या वैल्यू आएगी, 1 अपॉन पी टोटल आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बच्चों हमारे पास आ गया पी नोट ए, इसकी वैल्यू रखी तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका ये, और ये चला जाएगा बच्चों कहाँ, ऊपर, पी नोट ए प्लस बाई ए पी नोट बी माइनस पी नोट ए। क्लियर है इतनी बात। क्या हुआ, जब इसको रखा तो ये चीज़ आगे नीचे, और ये वाली पूरी चीज़ कहाँ चलेगी, ऊपर। तो कुछ कैंसिल हो रहा, तो ये कट गया, हाँ है ना। आप क्या कर सकते हैं, तो 1 अपॉन पी टोटल आ गया पी नोट ए अपॉन पी नोट ए पी नोट बी प्लस पी नोट ए। तो ये आपका रिलेशन आ गया। अब चाहो तो आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, किस किस के बीच में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हो तो एक रिलेशन आता है। आप अगर इसके बीच में और 1 अपॉन पी टोटल के बीच में ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जिसका स्लोप ये होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये आपका स्लोप हो गया, और 1 अपॉन पी नोट बी आपका इंटरसेप्ट होगा। क्लियर है इतनी बात, हाँ या ना। तो ये आपके अपने दो रिलेशंस हो गए, मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं क्या कि राउल्ट्स लॉ हम नॉन वोलेटाइल किसके लिए देख रहे हैं, सॉल्यूशंस के लिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। पढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बच्चों कि वेपर प्रेशर
टॉपिक क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। पहले हमने देखा था किसमें? लिक्विड में, और अब देख रहे हैं किसके लिए? और इसका अपना एक और है राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर है बात? तो है क्या, अगर हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर एक कंटेनर में हमने क्या लिया था, एक लिक्विड को भर दिया था, तो क्या हुआ था कि जो भी इसके मॉलिक्यूल्स ऊपर थे वो क्या कर गए थे? इवेपोरेट हो गए थे। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे उसका नाम हमने बच्चों क्या दिया था? वेपर प्रेशर। अब अगर मैं क्या करूँ इसमें नॉन वोलेटाइल मतलब जो वेपर्स में ना बदला जा सके, जिसके वेपर्स पार्टिकल्स ना बने, तो अब हमने क्या करा इसमें एक क्या ऐड कर दिया है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जैसे आप कह सकते हैं, जैसे कि NaCl कह सकते हैं, ग्लूकोज कह सकते हैं, यूरिया बोल सकते हैं। तो होता क्या है कि जो तुमने देखा भी होगा, जो समुद्र का पानी होता है उसमें क्या होता है? नमक मिला हुआ होता है। तो होता क्या है कि वाटर तो वेपराइज हो जाता है लेकिन नमक नहीं होता, नमक नीचे ही रह जाता है। इसकी ही मदद से हम क्या करते हैं? वाटर से, वो समुद्र के पानी से नमक को निकालने का काम भी करते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे। कौन? ये हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों? अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो ये जो आपको ऊपर वाली सरफेस दिखाई दे रही है, उस सरफेस पर ये आपके क्या थे? ये आपके किसके थे? सॉल्वेंट के। ये जो मैंने बनाए हैं ये किसके मॉलिक्यूल हैं? ये सॉल्वेंट के हैं। अब किसके आ जाएंगे सॉल्वेंट के साथ साथ? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के। ये जो दिखाई दे रहे हैं ये किसके आ गए? ये आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल आ गए। तो ये क्या करेंगे? जो हमारे वेपर्स के लिए स्पेस अवेलेबल था उसको कम कर देंगे। यानी कि जो स्पेस हमारे पास होना चाहिए था किसके लिए? कन्वर्ट होने के लिए वेपर्स पार्टिकल का, उसको घेर लेंगे। मतलब जब ये खुद आएंगे तो सरफेस पे बैठ गए, सरफेस पे जो ऊपर हो जाएंगे तो बेचारे जो वेपर्स में जा रहे हैं तो वो जा नहीं पाएंगे। तो उनके लिए जो होगा लेसर स्पेस अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से हमारा वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर होगी इतनी बात कि अगर हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? कम होता है। तो अगर अब हम इनके लिए बात करते हैं वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। जो भी हमारे पास क्या हुआ? वेपर प्रेशर, PS क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और P0 जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। क्लियर है बात कि जो भी वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा। सॉल्यूट तो सिर्फ क्या कर रहा है? उसके वेपर प्रेशर को कम कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि PS इज इक्वल टू X सॉल्वेंट इंटू P0। क्लियर है इतनी बात? फटाफट लिखें। तो मैंने आपको क्या बता दिया कि जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करता है? उसके लिए वेपर्स के लिए क्या होता है? स्पेस को कम कर देता है, जिसकी वजह से वेपर पार्टिकल्स कम बनते हैं। वो वेपर पार्टिकल्स कम होंगे तो सिंपल सी बात है, वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फटाफट लिखें। तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया? PS हमारे पास कितना निकल के आ गया? P और P0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है इतनी बात? आपने देखा जो भी हमारे पास प्रेशर यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है वो किससे छोटा है? P0 से। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन किससे कम है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से। तो जो कमी होगी उसे हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा P इज इक्वल टू P0 माइनस PS। हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ये क्या है? लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो भी वेपर प्रेशर में क्या हो रही है बच्चों? कमी हो रही है। ये हमारे पास है लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो मैं यहाँ से ये निकल गया। क्लियर है इतनी बात? अब देखो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब हमने देखा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्वेंट हमारा सा क्या होता है, 1 होता है। तो मैं सॉल्वेंट की जगह बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस ऑफ सोल्यूट, और इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी नॉट 1 माइनस, क्लियर है, मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। तो ये आ जाएगा पी नॉट माइनस पी नॉट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर, तो पी नॉट सोल्यूट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस। तो जो सोल्यूट आ गया ये हो गया पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। क्लियर है बच्चों? और इसको जो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इसको हम क्या बोलते हैं, ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, डेल्टा पी है। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यानी कि जो भी कमी हो रही है वो सिर्फ किसकी वजह से हो रही है, सोल्यूट की वजह से। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, इस पर काफ़ी न्यूमेरिकल भी होंगे। ठीक है भाई, तो हमारे पास आ गया रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। एक इससे भी आप ग्राफ भी देख सकते हैं कि आपके पास है, ये आपके पास है। तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहें किस किस के बीच में, अगर मैं एक तरफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ले लूं और दूसरी तरफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ले लूं, तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा जिसका जो स्लोप होगा बच्चों वो क्या होगा, पी नॉट, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इतनी बात क्लियर है? फटाफट लिखें। अब आते हैं कि हेनरी लॉ से कैसे सिमिलरिटीज़ हैं इसकी। भाई हमने पिछले क्लास में हेनरी लॉ पढ़ा था, वो भी तो कुछ इसके जैसा ही था। तब हेनरी लॉ को भी देख लेते हैं क्या कह रहा है हेनरी लॉ। तो आपने पढ़ा था कि अभी राउल्ट्स लॉ देखा, तो राउल्ट्स लॉ ने हमसे क्या कहा कि ये था, और हेनरी लॉ क्या बोल रहा था बच्चों, तो हेनरी लॉ ने हमसे कहा था कि ये। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ किस चीज़ का फ़र्क है, जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है वो डिफरेंस इसमें पी नोट है, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कि कांस्टेंट का फ़र्क है। किसका फ़र्क है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एक में पी नोट है दूसरे में के एच है, और दोनों सेम है। यानी कि दोनों किस पर डिपेंड कर रहे हैं, ये भी प्रोपोर्शनल है इसके और वो भी किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है। किसके, मोल फ्रैक्शन के दोनों क्या है बच्चों, प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर होगी इतनी बात कि हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर ध्यान से देखा जाए, तो मैं अगर ये कहूँ कि हमारा जो पी नोट ए है वो किसके इक्वल हो जाए, के एच के। अगर पी नोट ए किसके इक्वल हो गया, के एच के, तो हम एक बात बोल सकते हैं कि जो हमारा सोल्यूट होगा वो आइडियल बिहेवियर शो करेगा। ध्यान सुनना बात को, जो सोल्यूट होगा बच्चों, सोल्यूट जो होगा वो एक आइडियल बिहेवियर शो करेगा। क्या शो करेगा, एक आइडियल बिहेवियर किसके अकॉर्डिंग, फॉर हेनरी लॉ। एंड जो सोल्वेंट होगा वो एक आइडियल बिहेवियर किसके लिए शो करेगा, तो वो आइडियल बिहेवियर शो करेगा राउल्ट्स लॉ के लिए। और राउल्ट्स लॉ होता भी है किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो एक बात बोल सकते हैं, जब पी ए इज इक्वल टू के एच होगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सोल्यूट है वो आइडियल बिहेवियर दिखा रहा है किसके लिए, हेनरी लॉ के लिए, और जो सोल्वेंट है वो आइडियल बिहेवियर दिखा रहा है किसके लिए, राउल्ट्स लॉ के लिए। लेकिन इसके कन्वर्स नहीं होता। क्या कन्वर्स, क्यों, क्योंकि भाई हम अगर मान लो ये कह दें कि अगर हम इसे कन्वर्स की बात करें तो हम ये तो बोल सकते हैं कि जो सोल्वेंट होगा वो आइडियल बिहेवियर शो करेगा, लेकिन सोल्यूट नहीं, क्योंकि जो हेनरी लॉ है वो हेनरी लॉ किसी आइडियल सॉल्यूशन के लिए तो है नहीं।
जबकि राउल्ट्स लॉ हमारा किसके लिए आइडियल, तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है लेकिन इसके अकॉर्डिंग ट्रू है। एक बात और ध्यान रखेंगे इसमें कि अगर मैं इसका जो कंसंट्रेशन है यानी कि डाइल्यूशन है उसे बढ़ाता चला जाऊं, डाइल्यूशन क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, डाइल्यूशन को क्या करता चला जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़ाता चला जा रहा हूँ। अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ाते चले जाएंगे तो यानी समझ लो इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि उस केस में सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही आइडियल बिहेवियर शो करेंगे। क्लियर होगी दोनों बातें मैंने क्या बताई कि अगर पी नॉट ए के एच के इक्वल हो गया तो सोल्यूट भी एक आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है 4 हेनरी के लिए और सोलवेंट कर रहा है इसके लिए, लेकिन इससे कन्वर्स नहीं होता। ये तो होता है लेकिन ये नहीं होता। लेकिन अगर हम डाइल्यूशंस को बहुत बढ़ाते चले जाएं तो सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही आइडियल बिहेवियर को शो करेंगे। इतनी बात क्लियर होगी। तो बच्चों ये हमारा क्या हुआ, वेपर प्रेशर हो गया, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल और राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हो गया, कुछ रिलेशंस देख लिए और हमने कुछ ग्राफ देखे। अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो देखो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल एट 298 केल्विन इज 40 mm ऑफ Hg। हमें क्या दिया हुआ, वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है भाई, ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है किसका, इथाइल अल्कोहल का कितना है 40 mm, क्लियर है। एंड इट्स मोल फ्रैक्शन भी दिए हुए हैं इथाइल अल्कोहल का कितना है बच्चों 0.80, क्लियर है इतनी बात। हमसे पूछा व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सीधा सा फॉर्मूला अभी आपने देखा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पी नॉट किसका, इथाइल अल्कोहल और मोल फ्रैक्शन भी किसका, इथाइल अल्कोहल। तो सिंपल हो जाएगा 40 इंटू 0.80, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 8 4 32 और 2 0 हमारा आ गया 32.00, सिंपल कह सकते हैं 32 mm, क्लियर है इतनी बात। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CaCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन CS2Cl2 एट 298 केल्विन आर इतना और इतने, दोनों प्रेशर हमें दिए हुए हैं। वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, इतना वेपर प्रेशर निकालना है एंड मोल फ्रैक्शंस हमें निकालने हैं। सबसे पहला काम हमारे पास क्या है कि हम मोलर मास निकाल देते हैं, मोलर मास ऑफ किसका आ जाएगा, CaCl3 का कितना होगा, तो CaCl3 का हो जाएगा, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, 3 इंटू 35.5, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 119.5। अब मोलिकुलर मास हम निकाल लेते हैं, मोलिकुलर मास किसका, CH2Cl2 का, कार्बन कितने हैं इसमें 1, यानी कि 12 प्लस 2 इंटू 1 एंड 2 इंटू 35.5, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 2, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 और एक 11, 2 3 ज़ा 6 और एक 7, तो ये आ गया आपका 85। क्लियर है इतनी बात। तो दोनों हो गए, हमने मोलर मास निकाल लिया, इतनी बात क्लियर है। अब निकाल लेते हैं मोल। तो अगर मैं मोल ऑफ CaCl3 निकालता हूँ, कितने दिए हुए हैं इसके भाई 25.5 है, 25.5 डिवाइड बाई 19.5, तो ये निकल के आएगा 0.213। क्लियर है बच्चों, डिवाइड करके आप देख सकते हैं। और दूसरे के मोल ऑफ CaCl2 की अगर बात करें तो कितना है इसका मास, तो 40/85, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 0.470 आ गया लगभग। तो हमारे पास दोनों के क्या निकल गए बच्चों, मोल निकल गए हैं। अब हम मोल की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो देखते हैं अब इसका मोल फ्रैक्शन क्या है। तो अगर मोल फ्रैक्शन निकालें किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCl3, तो कितना हो जाएगा 0.213 अपॉन 0.213 प्लस 0.470। ठीक है बच्चों, तो इसे अगर आप सोल्व करोगे तो ये सोल्व करके आता है 0.312, क्या आता है 0.312। आप दूसरे का भी निकाल सकते हैं, तो आप निकाल सकते हैं किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2। तो दो तरीके आप 1 में से माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 0.688। क्लियर है। तो
तो ये हमारे दोनों के मोल फ्रैक्शन भी निकल गए। ठीक है भाई, अब हमें निकालना है वेपर प्रेशर। ठीक है भाई, इसे हटा सकता हूँ मैं। तो आपके पास वेपर प्रेशर का क्या फॉर्मूला है? तो वेपर प्रेशर की अगर बात करें CaCl3 की, तो कितना होगा? वेपर प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन, क्या बच्चों? मोल फ्रैक्शन और इन दोनों का प्रोडक्ट, यही तो होगा 0.312 इंटू 200, तो ये सोल्व करके आएगा 62.4 mm। ऐसे ही आप मोल क्या निकाल सकते हैं? CS2Cl2 का निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन है 0.688 इंटू 415, तो ये आ जाएगा 285.5। क्लियर है? ये हमारे पास आ गया। अब आप टोटल निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर दो, 62.4 285.5, तो कितना आएगा बच्चों? 5 और 4 9, 5 और 2 7, 8 और 6 हो जाएगा आपका कितना? 14, तो ये आ गया आपका। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या निकल गया? ये आपका टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आ गया। अब मैं निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। अभी आपको मैंने बताया था, फटाफट लिखें। अभी आपको मैंने बताया था कि मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकाल सकते हैं वेपर फेज में। तो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज निकालने हैं, अगर मैं निकाल रहा हूँ किसके? सबसे पहले CaCl3, तो सिंपल, उसका वेपर प्रेशर कितना है? इसका वेपर प्रेशर 62.4 अपॉन टोटल 347.9। और ऐसे ही आप निकाल सकते हैं किसके? CS2Cl2 के, उसका वेपर प्रेशर 285.5 अपॉन 347.9। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 0.18 आता है, तो ये लगभग 0.72 आएगा। कितना आ जाएगा? 0.82 सॉरी, तो ये आ जाएगा 0.18 और ये आ जाएगा 0.82। क्लियर है इतनी बात? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 liquid X and Y on mixing on ideal solution, the vapor pressure of the solution containing 3 mole of X and 1 mole of Y। एक सॉल्यूशन है हमारे पास, जो फर्स्ट सॉल्यूशन है। फर्स्ट सॉल्यूशन में जो X और Y हैं, उन दोनों के मोल दिए हुए हैं। एक का मोल कितना दिया है बच्चों? तो 1 है। एक का मोल कितना है? तो 3 है। क्लियर है बात? तो हमारे पास जो P था उसका हमें फॉर्मूला पता है, कितना होता है? PX कि मोल फ्रैक्शन ऑफ X हो जाएगा प्लस ये हमारे पास है। ठीक है भाई, तो हमारे पास कितना प्रेशर है? तो 500। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक है भाई, इसको मैंने लिख दिया P0X। दूसरा आ गया 1/1 + 3 P0Y इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 550। क्लियर है इतनी बात? 3 और 1 हो गया 4, उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 P0X प्लस P0Y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 550, तो ये आ जाएगा 3 P0Y इज इक्वल टू 2200। इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं फोर सेकंड सॉल्यूशंस। तो बच्चों सेकंड सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि अब जो है x के कितने मोल है बच्चों? 4, और उसके कितने मोल है? 1। तो ठीक है भाई, सेम फॉर्मूला 4/4 + 1 इंटू P0X और 1/4 + 1 P0Y इज इक्वल टू 560। तो 4 P0X P0Y इज इक्वल टू 4 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 5 की उधर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2800। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? हाँ ठीक है, दोनों इक्वेशंस आपकी बन गई हैं। अब आप क्या करें? दोनों को माइनस कर दें। दोनों को जब माइनस करोगे तो देखो क्या मिलता है। दोनों को हमने क्या कर दिया? माइनस 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 माइनस, ये कैंसिल, तो P0X इज इक्वल टू आ गया 600। अब P0 की वैल्यू को इसमें रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो 3 इंटू 600 P0Y इज इक्वल टू, तो P0Y हो जाएगा बच्चों 400 mm। तो दोनों के बच्चों क्या आ गए हैं? प्रेशर आ गए हैं। कोई दिक्कत? आसान सा राउंड स्कोर का क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि व्हाट वेट ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यूरिया नीड्स टू बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है भाई, हमें सोलवेंट का मास दिया हुआ, इन ऑर्डर टू डिक्रीज, अगर हम क्या कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिला रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर 25% से कम हो गया, तो कितना बचा बच्चों? 75%। ठीक है भाई, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अपना वही फॉर्मूला, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, कितना है? 25% कम हो गया तो बच्चों कितना बचा? 75%। किसका? वाटर का। तो 75% किसका बच्चों? वाटर का। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। क्लियर है? तो हमारे पास वाटर का, किसका? वाटर का 3/4 क्या आ गया बच्चों? मोल फ्रैक्शन आ गया। अगर वाटर का पता है तो आप किसका निकाल सकते हैं? यूरिया का निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा यूरिया का बच्चों? तो यूरिया का हो जाएगा 1 में से आप इसको माइनस कर दोगे तो आ जाएगा कितना? 1/4। क्लियर है इतनी बात? वाटर का कितना मोल होते हैं? तो वाटर का मैं लिख सकता हूँ ऐसे, मोल ऑफ वाटर अपॉन वाटर प्लस यूरिया, ऐसा लिख सकता हूँ, अपॉन यूरिया अपॉन वाटर प्लस यूरिया। क्लियर है बात? दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? किसको? इनको। मोल फ्रैक्शन होता है मोल अपॉन टोटल मोल, मोल अपॉन टोटल मोल, ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास वाटर और यूरिया के मोल का जो रेशियो है वो कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, अब आपके पास दोनों के मोल का रेशियो है, इतनी बात तो क्लियर है। अब आपके पास मोलैलिटी, क्या पूछा है? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का आपका फॉर्मूला क्या होता था? तो आपको याद होगा, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट क्या है यहाँ पर? यूरिया। मोल ऑफ यूरिया अपॉन मोल कितना? मोल कितना? मास ऑफ द सोलवेंट। किसका? मास ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट क्या बच्चों? वाटर। मास ऑफ द वाटर इनटू 1000, ये होता था। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है भाई। अब हमारे पास मोलैलिटी हम निकाल सकते हैं। तो देखो, मैं रिलेशन बनाना चाह रहा हूँ इसका, आपको ये रिलेशन याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चनों में यूज होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मोलर मास ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उससे डिवाइड। तो मोल ऑफ यूरिया तो इनटू 1000। अब देखो, मास ऑफ द वाटर। क्लियर है? मैंने क्या करा? मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई और मोलर मास ऑफ वाटर से डिवाइड। तो ये चीज़ क्या बन गई? मोल ऑफ यूरिया अपॉन मोल ऑफ वाटर आपके पास है। तो एक मोलैलिटी का आपको रिलेशन याद रखना है, क्या? कि मोल ऑफ यूरिया अपॉन मोल ऑफ वाटर इनटू मोलर मास ऑफ वाटर इनटू 1000। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे तो इससे आपकी मोलैलिटी निकल जाएगी। देखते हैं कैसे निकल रही है। हटा सकता हूं इसको। तो देखो, इन दोनों का रेशियो तो आपको दिया ही हुआ है, इन दोनों का रेशियो आपको दिया हुआ है। तो मोलैलिटी आ जाएगी, इन दोनों का रेशियो है 1/3। मोलर मास होता है 18 इंटू 1000। तो 1000 अपॉन 54, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? तो लगभग ये 18.5 के आसपास आता है। कितने? 18.5। तो मोलैलिटी निकली। और क्या पूछा था? व्हाट वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ यूरिया। वेट पूछा है। देखो, मोल निकाल दो। मोल ऑफ वाटर क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, 100 अपॉन 18। अभी मैंने बताया था रेशियो क्या क्या था, कि थे मोल ऑफ वाटर अपॉन मोल ऑफ कौन था? यूरिया इज इक्वल टू 3, ये था। तो हमारे पास मोल ऑफ यूरिया आ जाएगा, कितना आएगा? मोल ऑफ वाटर कितने हैं? 100 अपॉन 18, ये चला जाएगा डिवाइड में, तो 1.85 के आसपास आएंगे। ठीक है बच्चों, अब आप आराम से मास निकाल सकते हैं। तो मास कैसे निकलेंगे? मोल आपके पास है तो आप मास बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मास ऑफ यूरिया अपॉन मोलर मास होता है यूरिया का 60
1.85, तो मास ऑफ यूरिया आ जाएगा 1.85 इंटू 60 यानी कि 11 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो आसान सा क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 640 mmHg in non volatile non electrolyte solid weighting 2.176 gram is added to 39 gram of benzene. The vapor pressure of the solution is इतना, what is the molecular weight of the solid substance? तो देखो भाई, आपके पास क्वेश्चन करने से पहले आप देखें दिया हुआ क्या है। आपके पास 640 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन है और 600 आपका पास क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो राउल्ट्स लॉ आपका कहता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन किसका भी, बेंजीन का, और वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। तो ये आपके पास कितना है 600, तो मोल फ्रैक्शन आपका आ जाएगा, तो बेंजीन का कितना मोल फ्रैक्शन आ गया बच्चों 600 अपॉन 640। ठीक है, तो इसे आप काट सकते हैं, किससे कट जाएगा ये, आप इसे चाहो तो ये चला जाएगा आपका 2 से काटोगे यहाँ 30, ये 32, फिर 2 से ये 15, ये 16, तो 15 अपॉन 16 आ गया। क्लियर है, तो हमारे पास बेंजीन का आ गया। तो देखो हमें निकालना क्या है, ये ध्यान देखो, व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, हमें ये निकालना है। तो देखो क्या आप बेंजीन के मोल निकाल सकते हो, तो बिल्कुल निकाल सकते हो। मोल ऑफ बेंजीन आपके आ जाएंगे, मोल क्या होता है मास, और मोलर मास, मोलर मास कितना बच्चों बेंजीन का, तो बेंजीन होता है C6H6, 12 इंटू 6 प्लस 6 तो 78, तो ये कितनी बार जाएगा 2, तो इसके मोल कितने आ गए बच्चों 0.5। आपके पास मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल ऑफ बेंजीन, मोल ऑफ बेंजीन अपॉन मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस जो भी है प्लस मोल ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ बच्चों 15 अपॉन 16। अब आप आराम से कर सकते हो, इस दोनों की वैल्यू आपके पास है 0.5 और मोल ऑफ बेंजीन। तो आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर देना, तो 16 इंटू 0.5 हो जाएगा 8, 15 इंटू 0.5 हो जाएगा 7.5, 15 इंटू मोल ऑफ बेंजीन, तो 8 में से 0.75 यानी कि चला जाएगा 0.5 अपॉन 15 तो 3, तो मोल ऑफ बेंजीन, सॉरी मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, ये यहाँ पर सॉलिड सब्सटेंस था, यहाँ बच्चों सॉलिड सब्सटेंस कर लेना क्योंकि बेंजीन के तो बच्चों दिए हुए हैं। क्लियर है इतनी बात कि सॉलिड के हमें निकालने थे, बेंजीन के हमारे पास थे, तो हम मोल क्या होता है मास अपॉन मोलर मास 1/3। मास हमें गिवन है 2.175, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा मोलर मास। कोई दिक्कत, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास कि द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर जितना, कि आपके पास देखो क्वेश्चन को पहले वो ध्यान से पढ़ो कि आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन है, ठीक है भाई, और आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है, तो आपके पास तुरंत दिमाग में आना चाहिए राउल्ट्स लॉ। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, क्योंकि बेंजीन बच्चों हमारा क्या है सॉल्वेंट, एंड प्रेशर ऑफ बेंजीन। ये कितना दिया हुआ 600 और 640, तो ये कट जाएगा, तो ये आपका 15 और ये 16, तो आपके पास बेंजीन का कितना आ गया 15 अपॉन 16। कोई दिक्कत वाली बात, बेंजीन में ऐसे लिख सकता हूँ कि मोल ऑफ बेंजीन अपॉन मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस प्लस मोल ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 15 अपॉन 16। मैं इसको उल्टा कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए, तो मोल ऑफ सॉलिड प्लस मोल ऑफ बेंजीन और अपॉन मोल ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 16 अपॉन 15। क्लियर है बात, उसको उल्टा कर दिया, क्यों करा उसको फायदा देखो, एक बार मैं इसके नीचे रख दूं और एक बार मैं इसके नीचे, तो हमारे पास
मोल ऑफ सॉलिड प्लस मोल ऑफ बेंजीन प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात? इस 1 को उधर भेज देंगे, तो मोल ऑफ सॉलिड अपॉन मोल ऑफ बेंजीन हमारा हो जाएगा 16/15 माइनस 1, यानी कि आ जाएगा 1/15। अब देखो, आप बेंजीन के मोल निकाल सकते हैं, कितने आएंगे? देखो भाई, इसे आप फटाफट लिखें, मैं इसे हटा दे रहा हूँ इतने को। तो आपका जो बेंजीन के मोल हैं वो इतनी आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि भैया आपको मास दिया हुआ है। मोल ऑफ बेंजीन जो होगा वो सिंपल क्या हो जाएगा? मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास बेंजीन का देखो C6H6 है, तो 6 × 12 और प्लस 6, तो ये कितना होता है? 78। ठीक है भाई, तो ये आ गए हाफ, तो वहाँ पर रख देंगे। तो मोल ऑफ सॉलिड आ जाएंगे यहाँ पर हाफ, क्लियर है? तो मोल ऑफ सॉलिड आ गए, इसको इधर भेज दो मल्टीप्लाई में, तो 1/30। अब आराम से आप मास निकाल सकते हो। मास आपके पास, मास आपको दिया हुआ है, तो आप मोलर मास बहुत आराम से निकाल सकते हो। तो मास ऑफ सॉलिड अपॉन मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 कितना हो गया? 30। तो आपके पास मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस आ गया 30 इंटू कितना? 2.175। तो कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 और एक 22, 3 × 1 = 3 और ये हो जाएगा 65.25। कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर है? तो ये आपका आसान सा क्वेश्चन था, हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ, ये आपका जो है IIT 1989 में आया था, कि द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mm मरकरी एट इतना, कैलकुलेट द मोलैलिटी। देखो भाई, सबसे पहले बात, जो टेम्परेचर ध्यान रखना, ये आपका इस टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर होता है, इसे आप याद रखेंगे, वो 760 mm होता है। ठीक है बच्चों, अब दिया हुआ क्या क्या है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो आप क्या निकाल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड, क्लियर है इतनी बात? कितना है? 750, ये हमें निकालना है, और ये कितना है? 760। तो 0 से 0, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया 75/76। वाटर को हम कैसे लिख सकते हैं? मोल ऑफ वाटर, ओके, मोल ऑफ वाटर प्लस दूसरी चीज हमारी क्या है? ग्लूकोज, मोल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 75/76। मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ? उल्टा कर दे रहा हूँ, तो ऊपर हो जाएगा मोल ऑफ वाटर। इसे करने का रीजन ये होता है कि रेशियो निकल जाता है, मोल ऑफ वाटर और सॉरी नीचे हमारा सिर्फ मोल ऑफ वाटर है, इज इक्वल टू 76/75। क्लियर है बात? देखो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आपके पास है, तो क्या आप सोल्यूट करने निकाल सकते हो? तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार इसको नीचे ले भेजो इसके, तो कितना आएगा? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 76/75। तो हमारे पास ग्लूकोज और वाटर का कितना आ गया? 76/75 माइनस 1, तो 1/75। क्लियर है इतनी बात? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक मोलैलिटी का रिलेशन बताया था बढ़िया सा, कि मोलैलिटी होती है मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है बच्चों? यहाँ पर ग्लूकोज, मोल ऑफ सोल्वेंट क्या है? वाटर, इनटू मोलर मास ऑफ वाटर इनटू 1000। क्लियर है? ग्लूकोज और वाटर का रेशियो मैं निकाल चुका हूं, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा? ग्लूकोज और वाटर का हो गया 75 × 18,
तो इसकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे, तो 1/75 इंटू 18 इंटू 1000 तो हमारा कितना आ जाएगा, तो ये अप्रोक्स 0.74 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये IIT 1986 का है। द वेपर प्रेशर ऑफ एथेनॉल एंड मेथेनॉल, एथेनॉल का और मेथेनॉल का दोनों का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। इन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड एट द सेम टेम्परेचर बाय मिक्सिंग 60 ग्राम ऑफ एथेनॉल विद मेथेनॉल, दोनों का मास भी दिया हुआ, वेपर प्रेशर पूछा है। तो कितना आसान है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोल निकाल लेते हैं दोनों के। मोल ऑफ एथेनॉल, ठीक है, कितना मास है बच्चों, तो 60 ग्राम। एथेनॉल होता है C2H5OH, अगर इसका निकालोगे तो कार्बन का होता है 12 2 ज़ा 24 और 6 30 और 16 46 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये अप्रॉक्स 1.3 आता है। क्लियर है? अब निकालेंगे मोल ऑफ मैथेनॉल। ठीक भाई, मैथेनॉल का कितना है 40। क्या होता है मैथेनॉल, CH3OH, कार्बन का 12 और ये हो गया 4 + 16, तो कितना आ गया बच्चों, तो देखो 12 और 4 16 32, सोल्व करके आएगा ये अप्रॉक्स 1.25। क्लियर है? अब निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल। तो कितना हो जाएगा, मोल अपॉन टोटल मोल। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो बच्चों ये लगभग 0.51 के आसपास आएगा। तो आप इसकी हेल्प से मोल फ्रैक्शन ऑफ मैथेनॉल निकाल सकते हो। कैसे? दोनों का सम 1 होता है, तो 1 में से माइनस कर दो तो क्या आएगा 0.49। तो दोनों के मोल भी आ गए हमारे पास। अब हमारे पास मोल हैं दोनों के, मोल फ्रैक्शन हमारे पास हैं। हमसे पूछा है टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं, तो प्रेशर कितना होता है, टोटल प्रेशर आएगा मोल फ्रैक्शन इनटू दिस, यानी कि 44.5 इंटू 0.51, इसके मोल फ्रैक्शन 0.49 इंटू 88.7। तो इसको बच्चों आप सोल्व करोगे तो ये लगभग करके देखना 66.16 आता है। मैंने आपको बताया था कि आप वेपर प्रेशर में मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको अगर निकालना है, किसके निकालने हैं, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ हमें निकालना है मैथेनॉल। कितना निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मैथेनॉल निकल गया। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकल गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ मैथेनॉल इन वेपर, मैथेनॉल के हमें निकालने हैं। ठीक है भाई, निकाल देते हैं। और कैसे निकालेंगे, तो मैथेनॉल के अगर आपको निकालने हैं तो आप क्या करें, मैथेनॉल का वेपर प्रेशर कितना है, तो मैथेनॉल हमारे पास है ये 0.49, कितना है बच्चों 0.49 एंड 88.7 अपॉन कितना टोटल 66.16। इस आप सोल्व कर लोगे तो इससे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन निकल आएगा, किसमें, इन वेपर फेज में। क्लियर है इतनी बात? तो बच्चों इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वेपर प्रेशर, हमने पढ़ा राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के लिए, फिर उसका कुछ सिमिलरिटीज़ देखी किससे, हेनरी लॉ से, और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स किए। इस क्लास में बच्चों इतना ही। थैंक यू।